नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस खुशनुमा सुबह और आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, एक लंबी गहरी सांस लेकर धीरे-धीरे छोड़कर इस प्रेज़ेंस में अपने आप को महसूस करें। दोस्तों, ये हमेशा होता है कि जब भी हम किसी को सुनते हैं, तो उसको सुनने के दौरान हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। हम मल्टीटास्किंग करते रहते हैं। मल्टीटास्किंग जो कर रहे हैं हम, उसमें यदि हमें किसी भी प्रकार का दिमाग लगाना पड़ता है, तो हमारा जो कंसंट्रेशन होता है, वो बाइफरकेट होता है। यानी आप सुनने में थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं और फिर और भी काम कर रहे हैं। तो उसमें जो बातें हम सुनते हैं, वो आत्मसात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये जो जर्नी ऑफ अवेकनिंग है, जो मैं पर्पस कोच आदि आप सभी के साथ मिलकर इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो मॉर्निंग मंत्रा है, ये एक स्पिरिचुअल लेक्चर्स हैं। ये उन्हीं के लिए हैं जो अवेकनिंग जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं। These lectures are not for everyone. और जब भी आप इन लेक्चर्स को सुने, हमेशा ये याद रखिए कि हमारी कोशिश यही रहती है कि जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबें हैं, जो धार्मिक किताबें कही गई, और हम धर्म को रिलीजन के तौर पे नहीं देखते, हम स्पिरिचुअलिटी के तौर पर देखते हैं। हो सकता है दोस्त आप हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूँ। हो सकता है जब मेरी माँ के कोख से मैं पैदा हुआ हॉस्पिटल के अंदर, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं किसी दूसरे बच्चे के साथ बदल जाऊं, यानी अगर मेरी माँ मुस्लिम है और मैं अगर बदल जाऊं एक हिंदू माँ से, तो पॉसिबिलिटी है कि मैं पूरी जिंदगी हिंदू धर्म को फॉलो करूं। कोई है जो मुस्लिम धर्म को फॉलो करे। तो ये तो सब रिलीजन्स हैं, रिचुअल्स हैं। पर अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? हम कोशिश यही करते हैं कि सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ताओइज्म, हिंदुइज्म, ये सारे जो इज़्म हैं, ये सारे जो रिचुअल्स हैं, इनकी जो किताबें हैं, जिसमें इसका मर्म दिया गया है, उन किताबों को पढ़कर हम एक कठिन शब्द आप लोगों के सामने रखते हैं और उस पे चर्चा करते हैं कि हम कैसे उस शब्द को आत्मसात करें, यानी अपनी ज़िंदगी पे कैसे लगाएँ, उसको किस तरीके से समझें और हमारी जो जर्नी है अवेकनिंग की, उस पे आगे बढ़ें। आज का जो शब्द हमने लिया है दोस्त, उसका नाम है योगस्थली। जैसे आपको पता ही है, मैं राजस्थान में रहता हूँ, तो इस जगह को राजस्थली कहा जाता है। इसी तरीके से जो योग में स्थित रहते हैं और जो एक ऐसी जगह जहां पे योग में स्थित रहा जाता है, या बहुत सारे लोग वहां पे योग में स्थित हैं, वो योगस्थली है। तो क्या हमारे जहन के अंदर योगस्थली को हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं? एक ऐसा स्थान जो निरंतर योग भाव में रहता है। योग क्या है? योग का मतलब जैसे लोग मानते हैं कि कोई एक्सरसाइज नहीं है दोस्त। योग का मतलब है कनेक्शन, उस हायर सेल्फ से कनेक्शन, वो समधिष्ठ होना, अपने हायर सेल्फ के साथ एक अलाइनमेंट महसूस करना। आप सभी जानते हैं कि दुनिया में जो जाने-माने लोग हुए, उनमें 3 नामों को बार-बार बताया जाता है, जिन्होंने लोगों के विचार और सोचने के नज़रियों को बदलने में बहुत क्रांति ला लेके आए ऐसे लोग। गैलीलियो, चार्ल्स डार्विन और सिगमंड फ्रॉइड। हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। 10-12 साल से साइकोलॉजी की मैं पढ़ाई कर रहा हूँ दोस्त। और सिगमंड फ्रॉइड ऐसा नाम है जिसको बताए बिना हमारी साइकोलॉजी ना तो स्टार्ट होती है ना खत्म होती है। इतना क्रांतिकारी काम, और वो डायरेक्टली ये करना भी नहीं चाह रहे थे सिगमंड फ्रॉइड। वो तो कोई एक चिकित्सक खोज में लगे हुए थे और उन्होंने फिर इस माइंड के जो तल खोज निकाले, जो आप सभी को पता है अनकॉन्शियस माइंड। पर इन्होंने ह्यूमन लाइफ के परसेप्शंस को बदलने में स्ट्रॉन्ग रोल निभाया दोस्त। तो हम योगस्थली की जब बात करते हैं,
तो हम इस डिस्कवरी ऑफ अनकॉन्शियसनेस पे थोड़ा बात करें दोस्त। ये अनकॉन्शियसनेस है क्या? जैसे आइसबर्ग का एक एग्जाम्पल दिया जाता है, आप सभी को पता है कि आइसबर्ग जो पानी के ऊपर होता है वो सिर्फ 10% होता है, पर पानी के नीचे जो होता है वो 90% होता है। एक रफ फिगर बता रहा हूं मैं आपको। इसी तरीके से हमारा मन भी, जो हमारा माइंड भी है, वो इसी तरीके से है कि जो कॉन्शियसली आपको दिख रहा है वो जो हम मुंह से बोल देते हैं, सुन लेते हैं, देख लेते हैं, ये सब बाहर ही हो रहा है। पर आंतरिक जो है वो हमारा डीपर माइंड है, अनकॉन्शियस कह लीजिए, सबकॉन्शियस कह लीजिए। उसके अंदर हमारी मेमोरीज हैं, और हम ज्यादातर जो डिसीजंस लेते हैं वो अनकॉन्शियसली लेते हैं। यानी जो डीपर हमारे अंदर पैटर्न्स बस गए हैं, जो तरीके बस गए हैं, उसके तहत हम चीजें करते हैं। तो योग स्थली किस प्रकार से हुआ जा सकता है? तो फिर तो एक एक इंसान, जैसे हम लोग पढ़ते हैं योगेश शब्द आपने बहुत सुना होगा। तो जो योग के अंदर भगवान बन गए, योगिनी आपने बहुत सुना होगा, जो कंसंट्रेशन में महान बन गए। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जब भी आते हैं, तो बात ये होती है कि आप जैसे, मेरे जैसे, हम लोग जो नॉर्मल एक जिंदगी जी रहे हैं, हम किस तरीके से इस जर्नी ऑफ अवेकनिंग में आगे बढ़े और किन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को अपने दिमाग में क्लियर रखना है कि कॉन्शियस माइंड से बियॉन्ड भी आपके जो माइंड है उसके तल हैं, नीचे भी जाता है, वो ऊपर भी जाता है। जो सिगमंड फ्रॉइड के शिष्य हुए, जुंग करके, आप इनके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा। कार्ल गुस्ताफ जुंग के नाम से जाने जाते हैं वो। वैसे उनकी थोड़ी खटपट हो गई थी अपने गुरु से, पर तब भी कार्ल गुस्ताफ जुंग ने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करी, और सिगमंड फ्रॉइड ने इस लेवल को बताया कि हम डीपर जाते हैं तो क्या क्या आता है, और हायर जाते हैं तो गॉड कॉन्शियसनेस तक जाते हैं। और इन दोनों लेवल्स पे अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक योगातुर बनना, एक योगिनी का भाव अपने अंदर लाना, या योगस्थली को स्थापित करना अपने अंदर। तो बात ये आती है दोस्त कि आप जब अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, तो हम अगर बाहर की दुनिया में हैं, जैसे अगर ये पेंडेमिक का टाइम चल रहा है और हम कह रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर आ रही है, और इंसान का पूरा ध्यान आजकल अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पर चल रहा है कि भाई कितने लोग हैं जो शमशान घाट में जलाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल कैसे आटे-पटे हैं मरीजों से, और ऑक्सीजन की कमी है, और त्राही-त्राही मची हुई है। इस तरीके से एस्टैब्लिश किया जा रहा है। निश्चित ही स्थितियाँ खराब हैं, पर आप और मैं क्या कर सकते हैं इसमें? क्या हम लोग सिर्फ चिंताओं के क्षेत्र के अंदर रहें? सिर्फ अपने थॉट्स को चिंताओं में लगाएँ? आप सोचिए ना, कितने लोग हैं जिनको हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल रही है? अगर 100 लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो जो आंकड़े बताते हैं, एक रफ आंकड़े जो बताया जाता है कि 90 लोग तो वापस आ जाते हैं। कई केसेस में 95 भी हुए, कई केसेस में 98 भी हुए, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग देखा जा रहा है। तो उस पे बात नहीं करते हम लोग। वो 90% या 95% या 98% कितने लोग ठीक हुए कोरोना से। पर हमारा फोकस कहाँ है कि अगर 10 लाख लोगों को कोरोना हुआ और हमारे को पता चल रहा है कि शायद 9,95,000 लोग तो ठीक होके घर भी आ गए हैं, बट पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। क्योंकि हमारी जो टेंडेंसीज है माइंड की, उसके अंदर फियर बहुत ज्यादा अंदर घुसा हुआ है दोस्त। क्योंकि जो इंसान वस्तुओं में बहुत दिमाग लगा लेता है, वस्तुओं जैसे कि मनी, सारी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, तो दिक्कत क्या होने लग जाती है कि उसकी आत्मा बड़ी खाली खाली सी रह जाती है। और आत्मा जब खाली है, रिक्त है, आप अपना अर्थ ही नहीं समझते, आप स्पिरिचुअलिटी को सही मायने में समझने के लिए प्रयास भी नहीं करते, आपकी जिंदगी में शांति या खुशी का जो
कॉन्टेक्स्ट है वो चीजों से ज्यादा है, परिस्थितियों से ज्यादा है, इंसानों से ज्यादा है। तो इन केसेस के अंदर लोग बहुत ज्यादा, जो भी इंसान बहुत ज्यादा भौतिकवादी होगा, वो एक डरा हुआ रहेगा कि कहीं मुझसे वो वस्तु ना छिन जाए, कहीं मुझसे मैं ही ना छिन जाऊं, कहीं मुझसे वो इंसान ना छिन जाए। और ये सारा जो घबराहट है ये उसी से ही तो हो रही है दोस्त। मैं और आप यहाँ पर अगर ऑक्सीजन पे बात भी कर लेंगे कि जो ऑक्सीजन की कमियां चल रही हैं, उससे क्या होने वाला है मुझे बताइए। मैं और आप अगर यहाँ पे बैठकर ये भी बात कर लें कि कल कितने मरे और आज कितने मरेंगे और कितने लोग बढ़े जा रहे हैं और क्या हुए जा रहा है, तो उस नेगेटिव टॉक से आपको और मेरे को मिलने क्या वाला है दोस्त। तो हम क्यों ना एक दूसरे के साथ ये कमिटमेंट ले कि हम एक पॉजिटिविटी को, एक युगस्थली को क्रिएट करेंगे, अपने अंदर भी और अपने आसपास भी। नहीं तो ये आत्मा जो खाली आत्मा लेकर घूम रहे हैं दोस्त, वो बड़े ही दिक्कत में रहते हैं ना अपनी जिंदगी के अंदर। आप देखिए, जब हम लोग बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें बोला जाता है कि मोह से दूर जाओ। ये जो मोह है, ये जो आपका एक आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, आपका जो एक कहीं ना कहीं आपके दिल के अंदर किसी चीज के प्रति एक अट्रैक्शन जो पैदा होता है, ये मोह पैदा कहाँ से होता है किसी भी चीज का। जब इसको बहुत डिटेल में देखा जाता है तो माइंड की डुअलिटी के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट आता है दोस्त। माइंड की डुअलिटी कैसी है कि अगर हम लोग इस लेवल पे हैं, यानी अगर हम लेफ्ट लेफ्ट पे हैं, तो हम लोग राइट के प्रति आकर्षित होंगे। कोई राइट पे है तो वो लेफ्ट के प्रति आकर्षित होगा। यानी माइंड इस तरीके से है कि वो चंचल किस्म का है। आप जो चीज कर रहे हैं, आप वो तो कर ही रहे हैं, पर ऑपोजिट चीज भी आपको बहुत अट्रैक्ट करती है। अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ही माइन्यूटली इस चीज को नोटिस करिएगा। जैसे मैं पढ़ रहा था कि नैतिकता और स्पिरिचुअलिटी में क्या डिफरेंस है। जब हम नैतिकता की बात करते हैं, नैतिकता का मतलब है दोस्त मोरालिटी। अब आप देखेंगे तो लोग कहते हैं कि सर स्पिरिचुअलिटी की जरूरत क्या है, भगवान को एक्स्टैब्लिश करने की भी क्या जरूरत है, क्योंकि हम तो मॉरलिस्टिक हैं और मॉरल लोग तो वैसे ही किसी का बुरा नहीं करते, वो तो कभी ऐसे सोचते भी नहीं है कि किसी का बुरा हो। आप ध्यान से समझिए, योगस्थली की अगर मैं बात करता हूं कि एक ऐसा स्थान को निर्मित करना है जहां पे सारे लोग योग में स्थित हों, यानी कनेक्टेड हो, पीस में हो, हैप्पीनेस में हो, और वो टेम्पररी ना हो, वो दिखावटी ना हो। नैतिकता में प्रॉब्लम क्या है दोस्त, कि जितना जितना इंसान बुद्धिमान होता चला जाता है, तर्कयुक्त होता चला जाता है, स्मार्ट होता चला जाता है ना, इंटेलिजेंट होता चला जाता है, तो ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो नैतिकता का एक मास्क ओढ़ लेते हैं खुद पर। वो इंटरनली अच्छे नहीं होते, पर वो नैतिकता को ऊपर ओढ़ के चलते हैं। आप एग्जाम्पल लीजिए अपने आसपास लोगों का, सभ्य समाज की जो हम बात करते हैं, और सभ्य समाज की परिभाषा को यदि आप थोड़ा सा खोल के देखेंगे, जो आज का कॉन्टेक्स्ट है उसमें, तो आपको पता चलेगा कि जितने भी लोग हम देखते हैं हमारे आसपास, वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो अच्छा है नहीं। कुछ लोग जो अच्छे होंगे, वो भी अगर इस सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो उसको सोसाइटी रिजेक्ट कर देगी। फिर से मैं समझाता हूं कि आप को पता है कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, पर आप मुंह से नहीं कहेंगे क्योंकि ये एटिकेटफुल नहीं होता, और आपको इस समाज का एक सभ्य नागरिक माना जाएगा क्योंकि आप किसी को कहते नहीं है कुछ, आप किसी के साथ कोई कहासुनी नहीं करते। कहासुनी कहते हैं ना, कहासुनी हो गई। तो कई बार देखा जाता है कि जो इंसान कहासुनी कर बैठते हैं, बहुत ध्यान से जब उनको देखते हैं तो उनका हृदय ज्यादा पवित्र लगता है, क्योंकि उनके मन में जो बात आती है किसी के प्रति, जो एक एक वेल विशिंग की टेंडेंसी होती है, वो कह देते हैं दूसरे को, और कह देते हैं तो वो एटिकेट्स में नहीं आता है कई बार,
और इसकी वजह से उस इंसान को कह दिया जाता है कि भाई तुम तुम में तमीज नहीं है, तुम बदतमीज हो, तुम समाज में रहने के लायक नहीं हो, ऐसे भी कटाक्ष कर दिए जाते हैं। एक धर्म को समझने वाला इंसान जो अपने अंदर ही रहता है, जो अपने अनुभवों पे ज्यादा विश्वास करता है, उधार ली हुई बातों पर इतना विश्वास नहीं करता है, ऐसा इंसान नैतिक नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर वो नैतिक होगा भी तो बाय डिफॉल्ट नैतिक होगा, यानी नैतिकता उसका प्राइम फोकस नहीं होगा। कई लोगों का फोकस ही मॉरलिस्टिक बनना होता है, वो मॉरलिस्टिक बन भी नहीं पाते हैं क्योंकि अंदर अंतःकरण से वो धार्मिक नहीं होते। धर्म आएगा हमारी जिंदगी में, हम निश्चित ही अपने अंदर अंत तल पे उतरते हैं, अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं, अपने अंदर उस खुशी को एस्टैब्लिश करते हैं। आप देखिएगा हम बाय डिफॉल्ट नैतिक हो जाते हैं, बाय डिफॉल्ट नैतिक हो जाते हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं करते अपनी जिंदगी में जिससे जो जो सही मायने में किसी को परेशान करे या वो करे। पर जहां ये समाज को हम लोग देखने लग जाते हैं, और अगर हम ये कहते हैं हमारे को रियलिटी में एक युगस्थली, एक ऐसा स्थान एस्टैब्लिश करना है जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग योग में एस्टैब्लिश हो, तो इन लोगों को और हम सबको इस बात पे बार बार सोचना होगा कि हम ढोंग तो नहीं कर रहे हैं अच्छा बनने का। हम इस समाज के नॉर्म्स, क्योंकि समाज को आपकी आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, इस समाज को आपके मन से भी कोई लेना देना नहीं है। अगर आप नहा धो के अच्छा तैयार होके बाल बना के अच्छे कपड़े पहन के समाज में निकलते हैं, तो ये समाज आपको एक्सेप्ट करता है। इस समाज को अपनी आपकी चेतना से कोई लेना देना नहीं है, जब तक कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिसको जुर्म माना जाए, यानी कि कोई ऐसा चीज जो लॉ के अगेंस्ट हो, कोई ऐसी चीज जो समाज के रीति रिवाजों के अगेंस्ट हो। रीति रिवाज के खिलाफ जितने भी योद्धा खड़े हुए, योद्धा इसीलिए कहूंगा क्योंकि वो लोग जो रीति रिवाजों के खिलाफ खड़े हुए, वो धर्म में स्थापित थे, पर उन्होंने जब उसको अनुभव किया धर्म को अपने अंदर, तो उनको कुछ बातें समाज की गलत लगी, और क्योंकि वो मॉरलिस्टिक या नैतिकवादी लोग नहीं थे, तो वो खुल के खड़े हुए उनके अगेंस्ट, और उनको इमोरलिस्टिक लोग बना दिया गया, उनको समाज निकाला कर दिया गया। तमाम परेशानियां उन्होंने झेली अपनी जिंदगी में, पर तब भी वो लोग निश्चित अपने अंदर धर्म को स्थापित करते गए, ना कि मोरालिटी को, नैतिकता को। झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ये कहने की जो बातें होती है, आप देखिए, आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, नैतिक इंसान क्या करेगा? उस गुस्से गुस्से को अंदर पी जाएगा, पीछे से उसको गालियां बकेगा, पीछे से उसके बारे में बुरा बुरा भला करेगा भी, सोचेगा भी, लोगों में फैलाएगा भी, पर कोशिश यही करेगा उसको पता ना चले। तो इस हालात के अंदर आप देखिएगा चित्त की स्थिति कैसी हो जाती है, कॉन्शियसनेस की स्थिति कैसी हो जाती है। कई सारे लोग हैं जिनको दारू पीना खुले में अलाउ नहीं है, ये लोग छुप छुप के कुंडिया लगा के, पर्दे लगा के दारू पिएंगे। इस समाज के अंदर खुल के किसी स्त्री को प्यार करना, स्त्री का पुरुष को प्यार करना, और एक से ज्यादा पुरुष को प्यार करना, एक से ज्यादा स्त्री को प्यार करना एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये लोग छुप छुप के दसियों लोगों के साथ इन्वॉल्व होंगे, पर छुप छुप के होंगे, क्योंकि ये नैतिकता को एक्स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, ये मॉरलिस्टिक बनने की कोशिश कर रहे हैं समाज के आगे। अब आप कहेंगे तो क्या खुल के करें? बात ये नहीं है दोस्त कि आप भोगें या त्यागें, यानी खुल के भोगें, करें और दिखाएं समाज को कि देखो मैं कितना अधार्मिक हूं या मैं कितना अनैतिक हूं, या फिर उसको दबा लें अपने अंदर, त्याग ही दें, कुछ करें ही नहीं, भाग जाएं। वो बात नहीं कही जा रही है। बात है, इस पर चिंतन करिए कि अगर सही मायने में आप एक जर्नी ऑफ अवेकनिंग पे हैं, तो क्या आप सिर्फ नैतिकता पे अटके हुए हैं, और वो भी एक ढोंगी नैतिकता जो सिर्फ एक मुखौटा है जो हम अपने ऊपर ओढ़ बैठे हैं और उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं?
आप बताइए हमारे बच्चे जो हैं, हम जो हैं, हम लोग कौन-सी एजुकेशन लेकर निकले हैं दोस्त बाहर? ज़्यादातर किताबें आप देखेंगे, मैं भी जो किताबें कई बार ऑब्ज़र्व करता हूँ, अभी तो मैंने ईस्टर्न फिलॉसफी की बहुत ही डीप डेप्थफुल किताबें पढ़ी, पर आपको पता है मैं 2000 से ज़्यादा किताबें पढ़ चुका हूँ और मैक्सिमम किताबें वेस्टर्न फिलॉसफीज़ की होती हैं। पहली बात तो स्कूल कॉलेजेस में कुछ पढ़ाया भी नहीं जाता उनमें से। स्कूल कॉलेजेस में तो जो 20-30 साल पहले फॉरेनर्स यानी वेस्टर्न कल्चर के अंदर जो किताबें चलती थी, उनका बासी माल हम लोग आज अपनी किताबों में पढ़ते हैं। जो कॉन्सेप्ट को वो त्याग चुके होते हैं, वो कॉन्सेप्ट हम लोग बाकायदा एक-एक साल मेहनत करके अपने उन उन याद करके, कंठस्थ करके उनको पेपर पे लिख के आते हैं और उसमें भी कई लोग फेल हो जाते हैं। तो हमारे को ये विचार करना होगा, ये समझना होगा कि जो एजुकेशन हम लोगों ने सीखी है स्कूल कॉलेजेस के अंदर, जो एक ईस्टर्न एजुकेशन हम लोग लेके आए और उसको सीख रहे हैं हम स्कूल कॉलेजेस के थ्रू, और सही मायने में ईस्टर्न जो फिलॉसफी है हमारी, उसको हम लोग एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे अपने अंदर। वो तो हमारे को ऐसा लगता है कि यार ये तो फालतू की बातें होती हैं जो आस-पास होती हैं। स्कूल जा बेटा, स्कूल की पढ़ाई कर, कॉलेज की पढ़ाई कर, मन लगा के पढ़, पढ़ेगा तो तू बहुत आगे जाएगा अपनी ज़िंदगी में। तू देखना इस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो पूरा जो शिक्षा प्रणाली है हमारी, उसमें जो बासी किताबें हैं, उन किताबों को ठूस-ठूस के भरने की कोशिश की जा रही है पेरेंट्स द्वारा भी बच्चों के अंदर, और हम सोचते हैं योगस्थली को एस्टैब्लिश कर देंगे। वेस्टर्न फिलॉसफी, साइकोलॉजी को हम ज़्यादा पढ़ते हैं। देखिए वहाँ नो गिल्ट फिलॉसफी चलती है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। नो गिल्ट फिलॉसफी क्या होती है? अगर आपके दिमाग में कोई भी विकृति है दोस्त, मैं आप पढ़िएगा, एक मैसोचिस्ट और सैडिस्ट करके लोग होते हैं। मैसोचिस्ट आपने सुना होगा। एक मैसोच करके एक बंदा हुआ, उनकी जब हम किताबें पढ़ते हैं तो भई वो खुद को दर्द देके अच्छा एहसास करते थे। सैडिस्ट कौन होंगे? कि जो भी इंसान अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करेंगे, इन लोगों के साथ खड़े हो जाएँगे। ये कॉन्सेप्ट मैं आप या अभी क्लास में क्यों एस्टैब्लिश कर रहा हूँ दोस्त, बहुत ध्यान से समझिएगा। योगस्थली का मतलब वो नहीं है कि ऐसे लोग, तो योगस्थली एक ऐसा स्थान जहाँ पे लोग तपस्वी हों, ये नहीं कह रहे हैं हम लोग। तपस्या के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। लोग सोचते हैं कि अगर कोई इंसान धूप में खड़ा होके भगवान की प्रार्थना करेगा, तो वो योग में स्थित हो जाएगा। कोई इंसान अपने आप को कष्ट पहुँचाकर बहुत ज़्यादा व्रत, तपस्या करेगा, भूखा रहेगा, तो वो योग में स्थित हो जाएगा। बहुत सारे लोग, ऐसे कहा जाता है कि भई कि अगर वो अ, कहते हैं ना कि ये जो इंसान है, जो पर्टिकुलर इंसान है, इसने 40 दिन तक इस जगह पे बैठे-बैठे ही तपस्या करी। आपको इसको समझना होगा जब भी हम बुक्स पढ़ते हैं, और जितने भी लोगों की हम बुक्स पढ़ते हैं जिन्होंने भगवान को समझा, जाना, उन्होंने कहा कि हम छाँव में बैठे, धूप आई तो भी हम उठे नहीं, क्योंकि हमें भगवान के साथ कनेक्शन बनाना है। पर कुछ मूर्खों ने हमें देखा कि ये तो धूप में बैठकर तपस्या कर रहे हैं, और जो धूप में बैठकर तपस्या करते हैं वो भगवान तक पहुंचते हैं। समझिएगा। तो लोग इस चीज में ज्यादा अटक गए। एक इंसान ने ध्यान लगाने की कोशिश की और उसको ये पता चला कि अगर मैं ज्यादा खा लूंगा तो मुझे ध्यान करने में दिक्कत होगी। तो वो जब ध्यान के अंदर गए तो उन्होंने हो सकता है खाया नहीं खाना कुछ दिनों तक, पर लोगों ने खाना नहीं खाने को पे फोकस कर लिया और उसको ही योगस्थली की पद्धति मान ली कि भाई हम व्रत करेंगे तो हम भगवान तक पहुंचेंगे, हम धूप में बैठेंगे तो हम भगवान तक पहुंचेंगे। समझिए, मैंने पिछली क्लासेस में इस बात को बताया, संकल्प तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। छोटे-छोटे संकल्प लेकर आप उनको पूरा करिए, आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी।
बड़े संकल्प लेकर अगर आपने उनको तोड़ा, तो उन बड़े संकल्प को तोड़ने के कारण उन बड़े संकल्प को तोड़ने के कारण आपके अंदर एक विश्वासघात की फीलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में थोड़ा नीचे गिरते हैं दोस्त। वो नहीं करना हमारा। और तपस्या भी स्वतः ही आ जाती है जब एक इंसान योगस्थली के लिए प्रेरित होता है। वो सही मायने में अपने आप को योगातुर बनाना चाहता है, एस्टैब्लिश करना चाहता है योग के अंदर। पर उसको फंसना नहीं है इन सब चीजों के अंदर। जो मैं अभी एक एस्टैब्लिश कर रहा था थॉट पैटर्न की वेस्टर्न फिलॉसफी को गिल्ट फ्री सोसाइटी के तौर पर बहुत एस्टैब्लिश किया जाता है। गिल्ट फ्री का मतलब क्या है? देखिए सर, अगर आप होमोसेक्सुअल हैं, यानी कि एक लड़का एक लड़के से प्यार करता है, अगर आप लेस्बियन हैं, एक लड़की के साथ प्यार करती है, अगर आप एक सैडिस्ट हैं यानी तपस्वी इंसान तपस्वी इंसान को देखते हैं और आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो भी इंसान थोड़ा सैड होगा, आप बोलेगा ये उसकी जिंदगी है, ये उसकी चॉइसेस हैं। आप कई बार देखते हैं कपल्स में भी ये बहुत आजकल इश्यूज हो रहे हैं कि एक एक जो पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर को पेन देकर अच्छा फील करता है। एक दूसरे को पेन देते हैं और अच्छा फील करते हैं। ये माइंड की विकृतियां हैं। इन माइंड की विकृतियों के अंदर कई बार ऐसी वेस्टर्न फिलॉसफीज हमको किताबों में पढ़ने को मिलती है कि भाई आप जैसे भी हो आप स्वीकार करो। हम भी कहते हैं कि आप जैसे भी हो उसको स्वीकार करो, पर तब भी हमारे को अपने मन के विकारों को समझना होगा कि ये जो मेसोच तरीके के लोग हुए जिन्होंने अपने आप को लहूलुहान किया, अपने पार्टनर को लहूलुहान किया और उनको अच्छा फील हुआ। मेसोचिस्ट को पढ़िएगा आप इंटरनेट पे, सैडिस्ट लोगों को पढ़िएगा। तो ये मन के विकार हुए। पर वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर गिल्ट फ्री सोसाइटी बनाने के लिए बोला कि तुम जैसे भी हो खुद को स्वीकार करो और उसमें जीने लग जाओ। पर आपको समझना होगा इस बात को, हम ये जितनी भी ईस्टर्न दुनिया के अंदर ये तपस्वी लोगों को देखते हैं, आपको कहना चाहूंगा इन तपस्वियों में से 99% से भी ज्यादा लोग, हाँ मैं अपने गुरु की बात आपके सामने रख रहा हूं दोस्त, 99% से भी ज्यादा लोग मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। यानी वो तपस्या में तो लीन हो रहे हैं, भगवान तक पहुंच नहीं रहे, योगस्थली तो भूल जाइए, वो मन के विकारों में पड़े हुए हैं। उन्होंने मीन्स को अपना डेस्टिनेशन बना लिया। उन्होंने उन्होंने गंगा के अंदर स्नान करने की बात नहीं सोची, वो घाट पे ही अटक गए, घाट पे ही बैठ गए और घाट को ही अपना सब कुछ मान लिया। तो दोस्त, आज का जो सेशन है, ये जो अवेकनिंग की जर्नी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसमें आप सिगमंड फ्रॉइड की इस बात को समझिए कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, जो डीपर माइंड है, वो हमारे को चलाता है। उससे हम लोग कितने सारे डिसीजंस लेते हैं अपनी जिंदगी में, उसके प्रति हमारे को अवेयर रहना होगा। हमारे माइंड के लोअर तल भी होते हैं और अपर तल भी होते हैं। ऊपर गॉड कॉन्शियसनेस होता है, जैसे अनकॉन्शियसनेस, ग्रुप कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस, सुपर ईगो, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं। आपका मूवमेंट कहाँ है? आप अपने अंदर जब जाते हैं और आप मन के विकारों को समझने का प्रयास करते हैं, अपने मन के विकार, सबके अंदर अलग अलग विकार होते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई उनको दारू पिए बिना नींद नहीं आती, पॉर्न देखे बिना नींद नहीं आती, किसी को सताए बिना किसी को चैन नहीं पड़ता। तो अगर आप इस तरीके के इंसान हैं कि कहीं मन के विकार आपको पता चलते हैं, जब तक आप उनका सॉल्यूशन नहीं लेके आएंगे दोस्त। क्योंकि एक इंसान एक ही धागे पे कभी लेफ्ट जाता है, कभी राइट जाता है, यानी बहुत गुस्सा करता है, फिर पश्चाताप करता है, फिर शांत होता है, फिर गुस्सा करता है, और ये चलता रहता है। एक इंसान को किसी पे बहुत प्यार आता है, उससे नफरत होती है, ये चलता रहता है। एक इंसान कई बार बहुत सेलिब्रेट करना चाहता है, भोगना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, सब कुछ त्याग करना चाहता है, छोड़ना चाहता है, सैडिस्ट होना चाहता है। एक इंसान भगवान की बात करता है और साथ में तपस्या के ऊपर ही फोकस्ड होता है। ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं,
इस पर अवेयरनेस का आज का सेशन है दोस्त, कि इस योग स्थली को एस्टैब्लिश करने के लिए हम जहां फंसे हुए हैं इसके प्रति अवेयर होइए। जो स्कूल की एजुकेशन, कॉलेज की एजुकेशन को हम लोग जो बासी माल वेस्टर्न दुनिया से आता है, उसको किस तरीके से अपने अंदर डाल लेते हैं, पर तब भी हमारी आत्मा खाली रहती है, इसको समझने की कोशिश करें। पैसा, इज्जत, शोहरत के पीछे तो भाग जाते हैं, पर उसके बावजूद भी जो खालीपन हमारे अंदर होता है, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। नैतिकता में अटके हुए हैं, मोरालिटी में अटके हुए हैं, सही मायने में धर्म की स्थापना करना अपने अंदर, रिलीजन में अटके हुए हैं, सही मायने में स्पिरिचुअलिटी की स्थापना करना अपने अंदर, ये प्रॉब्लम हो रही है दोस्त। हमें सिर्फ नॉन गिल्टी सोसाइटी नहीं बनानी है कि आपके मन के जो भी विकार हैं आप उनको स्वीकार करो। हम ये चाहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना इसमें प्रयासरत रहें कि कैसे इन विकारों से बाहर निकले। आने वाली क्लासेस में मैं इसको भी एक्स्टैब्लिश करूंगा कि कैसे इन विकारों से बाहर निकले। दोस्त, ऑपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करता है, पर जो मध्यस्थ रहता है, यानी ना तो वो बहुत ज्यादा लेफ्ट में और ना बहुत ज्यादा राइट में जाए, वो सिर्फ ऑब्जर्व करे कि उसके साथ क्या घट रहा है, उसके दिमाग में विकृतियां आई कैसे, ये मिसोचिस्ट और सैडिस्ट जो प्रवृत्तियां हैं वो कैसे बिल्ड हुई। खुद को परेशान करना एम नहीं है दोस्त। अगर वो सही में आपको गंगा तक लेके जा रहा है डुबकी लगाने के लिए, वो सही में अल्लाह तक पहुंचा रहा है आपको, सही में आपके अंदर शांति एक्स्टैब्लिश हो रही है, तो उसको पढ़ने की कोशिश करिए। तो जीवन के समस्त विपरीत के मध्य खड़े होने को हम योग कहते हैं, समझिएगा। और जो इंसान उस योग स्थल पे रहता है, वही योग स्थली बना सकता है अपने आसपास। तप की बात करते हैं लोग, मैं बार बार कह रहा हूं, तप की बात करते हैं लोग, पर उनमें से 100 में से 99% बीमारियां पाल लेते हैं अपने अंदर। फंसो मत दोस्त, फंसो मत। आप देखो ना, कबीर जैसे लोग जो अनएडुकेटेड हुए, पर उन्होंने भी भगवान को कितना जाना। और कबीर और कमाल, उनका बेटा कमाल को जब हम पढ़ते हैं कि कबीर का मन इतना, हृदय इतना क्लीन था कि कोई भी उनके घर पे आता था, वो खाने के लिए पूछ लेते थे। कमाल कहता था खाने को तो है ही नहीं। कबीर ने एक दिन कमाल को कहा कि चलो चोरी कर लो, ये तो भगवान की दुनिया है। और जब वो चोरी करने गए, तो चोरी करते वक्त जो जो घटा, एक लंबी कहानी है दोस्त, समय हो गया है, पर तभी चोरी करते वक्त कबीर ने कमाल को कहा कि अब तुमने अनाज की बोरी उठा ली है, अब घर वालों को जाके बता के आ जाओ कि भाई तुमने अनाज की बोरी उठा ली है। कहने का क्या तात्पर्य है कि हृदय की क्लीन क्लीनलीनेस, यानी आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसकी प्योरिटी ही आपको योग के प्रति आगे बढ़ा सकती है दोस्त। कि हम अपने चेतना में, अपने कॉन्शियसनेस में एक सरल हृदय इंसान बने। नहीं तो जितने कपटी बनते चले जाएंगे, जितने स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करेंगे, ये सभ्य समाज में ऐसा ही है दोस्त। जितना इंसान प्रगति करता चला जाता है, उतना वो सो कॉल्ड नैतिक बनता चाहता है। मुखौटे ओढ़ लेते हैं, सारे अनैतिक काम कुंडियां लगा के, पर्दे लगा के उसके पीछे करते हैं, आगे से नहीं करते हैं। तो प्लीज इसको समझिए, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज हम इतना ही लेंगे, इतना ही समय है हमारे पास। इस थॉट को एक्स्टैब्लिश करते रहेंगे आने वाली क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बड़ी संख्या में आप लोग आते हैं, हमें सुनते हैं। ऐसे ही सुनते रहें दोस्त, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि मॉर्निंग मंत्रा, अगर वो सही मायने में एक जर्नी ऑफ अवेकनिंग पे बिल्ड होना चाहते हैं, तो वो बढ़े और अपनी जिंदगी में आगे आए और अपने आप को और प्योर बनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच।